बेसिकली पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करना है, वाटर की क्वालिटी के बारे में डिस्कशन करना है कि पानी की हमारी जो क्वालिटी है वो कैसी है। ओके, इसके बारे में हमें सारा टाइम देना है, इसके बारे में सारा डिस्कशन यहाँ पे रखा है, पानी की क्वालिटी कैसी है। तो अगर हम पानी की क्वालिटी के बारे में बात करें तो पानी जब कभी भी हमारे पास आता है तो उसकी क्वालिटी हम लोग तीन फैक्टर्स पे डिपेंड तीन फैक्टर्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। पहला होता है फिजिकल फैक्टर, दूसरा होता है केमिकल फैक्टर और तीसरा होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। हर एक फैक्टर में हम लोग इस चीज को मैं बोर्ड पे बताने की कोशिश करता हूँ। वाटर की जो क्वालिटी होती है उससे हम तीन तरीकों से मेजर कर सकते हैं, तीन तरीकों से भाप सकते हैं कि पानी की क्वालिटी कैसी है। पहले की अगर बात करें तो पहला होता है हमारा फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स और तीसरा होता है बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। ओके, तो पानी की जो हम क्वालिटी को मेजर करते हैं वो तीन तरीकों से मेजर करते हैं। हम उसके फिजिकल पैरामीटर्स को देखते हैं, हम उसके केमिकल पैरामीटर्स को देखते हैं और हम उसके बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को देखते हैं। अब फिजिकल पैरामीटर में क्या क्या आते हैं? फिजिकल पैरामीटर में हमारा सबसे पहले हम पानी हमारे सामने आएगा तो हम उसको सबसे पहले देखेंगे, तो देखते ही हमें पता चल जाएगा कि पानी का कलर कैसा है। ठीक है, फिर हमें ये पता चल जाएगा पानी टर्बिड है या नहीं, टर्बिडिटी। फिर हम पानी को स्मेल कर सकते हैं, पानी का एक आइडिया लेने के कर सकते हैं, टेस्ट करके देख सकते हैं कि पानी कैसा है, टेस्ट एंड ऑर्डर। फिर पानी को जैसे ही हम छुएंगे तो हमें उसके टेम्परेचर का आइडिया लगेगा कि पानी कैसा है। ओके, तो ये चार फिजिकल पैरामीटर होते हैं हमारे पानी के। कौन कौन से? कलर, टर्बिडिटी, टेस्ट एंड ऑर्डर एंड टेम्परेचर। इसी तरीके से केमिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, लिखते 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 मुझे काफी समय हो जाएगा। जस्ट डिस्कस कर लेता हूँ कि केमिकल पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा पानी के पीएच के बारे में, हम लोगों ने आपकी लैब में भी इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जा चुका है, एक आधा एक्सपेरिमेंट भी हो चुके होंगे पीएच को लेकर के। ठीक है, फिर हार्डनेस मेजर करी होगी आपने, एल्कलिनिटी मेजर करी होगी पानी की, है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, उसके अंदर क्लोराइड कंटेंट कितना है, फ्लोराइड कंटेंट कितना है, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, सल्फेट, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना। इन सारी ये सारे जो भी केमिकल्स होते हैं ये सारे हमारे पानी में पाए जाते हैं, है ना। कुछ अमाउंट में ये हमें रिक्वायर्ड रहते हैं, कुछ अमाउंट सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा इनकी वैल्यू हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है।
और कुछ तो बिल्कुल ही रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, फिर भी ये पानी में पाए जाते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे जो केमिकल्स होते हैं ये केमिकल पैरामीटर्स के अंडर आते हैं। फिर अगर हम बात करें बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, तो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या बताते हैं कि पानी के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया मौजूद हैं, वो बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, और अगर अच्छे हैं तो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, और अगर अगर वो हमारे लिए हार्मफुल हैं तो किस तरीके से उन्हें हम डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई बायोलॉजिकल पैरामीटर्स की। ठीक है, तो फिजिकल पैरामीटर्स ज्यादा नहीं है, 4 ही हैं। केमिकल पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, हर एक को डिस्कशन करने में समय देना पड़ेगा हमें, और बायोलॉजिकल पैरामीटर का कंटेंट थोड़ा सा छोटा है। अब बात करते हैं फिजिकल पैरामीटर की। फिजिकल पैरामीटर को पढ़ने में हमें 1 से 2 लेक्चर लग सकते हैं मैक्स। केमिकल पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें काफी समय लगेगा, काफी बड़ा है ये। बायोलॉजिकल पैरामीटर बहुत जल्दी मैं निपटा दूंगा, ज्यादा नहीं है, 1-2 पॉइंट ही है इसमें। ठीक है, तो आज हम फिजिकल पैरामीटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कलर की। कलर देखो, हमें जो भी फिजिकल पैरामीटर हम देखेंगे उसके बारे में हमें ये देखना है, खास करके फिजिकल पैरामीटर का एक जनरल ट्रेंड है। क्या जनरल ट्रेंड है कि हमें ये पता करना है कि वो होता क्या है, क्यों होता है, और फिर हम ये देखेंगे कि उसको मेजर कैसे करते हैं, और फिर उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, कॉज फॉर रिजेक्शन क्या है। कॉज फॉर रिजेक्शन का क्या मतलब है कि इस लिमिट से अगर वो ज्यादा होगा तो हमारे लिए वो पानी अच्छा नहीं है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कलर की बात करते हैं। तो कलर देखो, कलर को क्यों होता है पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि कलर होता क्यों। तो कलर की अगर हम बात करें तो कलर के, तो मैं थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ। कलर के बारे में डिस्कस करें तो कलर हमारा 2 तरीके का हो सकता है। ट्रू और एपेरेंट। ट्रू कलर का हो सकता है, या हमारा जो कलर होता है वो एपेरेंट हो सकता है। अच्छा, कब कलर हमारा ट्रू होगा, कब कलर अपेरेंट होगा। बेसिकली कलर पानी में क्यों होता है, जब पानी में कोई भी अशुद्धि मौजूद होती है, पानी में कुछ भी ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो कि कुछ पिगमेंट रिलीज करते हैं, कोई अपना कलर होता है उनका खुद का सेल्फ का, है ना, तो वो पानी में मिल करके एक हमें कलर देते हैं। अच्छा, अगर ये जो भी पानी के अंदर चीजें मौजूद हैं, अगर हम इनको रिमूव कर दें, है ना, और वो उनके रिमूवल के साथ वो अपना कलर भी ले जाए, है ना, तो आखिरी में जो लेफ्ट आउट कलर बचता है पानी का उसको हम ट्रू कलर बोलेंगे। और इनकी वजह से, है ना, जो कलर रह रहा था पानी का उसको हम अपेरेंट कलर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि पानी में मान लो कि कुछ ऐसे हमने सस्पेंडेड सॉलिड मिला रखे हैं, है ना, जिनका कलर ब्लैक है। ओके, कुछ भी ऐसे सस्पेंडेड सॉलिड हैं जिनका कलर ब्लैक है। फॉर एग्जांपल हम पानी में ऐश को मिक्स करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से पानी का कलर ब्लैक हो जाता है। ओके, तो क्या रहता है कि अभी पानी हमें काला दिख रहा है, ये जो कलर है ये पानी के अंदर मौजूद ऐश की वजह से। अब ये ऐश तो डिसॉल्व होगी नहीं, सस्पेंशन में रहेगी। जैसे ही हम पानी के अंदर से ये ऐश के पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे, पानी विल स्टार्ट टू लूज इट कलर। वाटर अपना धीरे धीरे कलर लूज करने लगेगा। तो अभी जो कलर आया था और जो ये कलर गया है बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड्स, दिस कलर इज नोन एज द एपेरेंट कलर। ओके, और इनके रिमूवल के बाद जो कलर बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू कलर बोलेंगे। ठीक है, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स द रिमेनिंग कलर इज कॉल्ड एज ट्रू कलर। ठीक है, ये तो बातें हो गई कलर के बारे में कि कैसे आता है कलर और क्यों होता है।
है ना। गंदगी होती है पानी में, ऑब्वियस सी बात है वो कलर छोड़ती है, और जो अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से वो अपेरेंट कलर होता है, और सस्पेंडेड सॉलिड्स के रिमूवल के बाद जो कलर बचता है उसको हम ट्रू कलर बोलते हैं। अब इसी के मेजरमेंट की अगर हम बात करें, कलर के मेजरमेंट की, तो कलर के मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, आ, कुछ इस तरीके का एक चैम्बर होता है या बॉक्स होता है, जिसमें हम दो ट्यूब रखते हैं। एक हमारा रहता है सैंपल, और ये हमारी रहती है स्टैंडर्ड ट्यूब। सैंपल जो भी हम लाएंगे जिसका हमें कलर मेजर करना है, और ये हमारी क्या रहेगी, स्टैंडर्ड ट्यूब। अब इस स्टैंडर्ड ट्यूब में क्या है, इस स्टैंडर्ड ट्यूब में हमारा अम, ऐसा पानी मौजूद होता है, ऐसा वाटर मौजूद होता है जिसका हमें कलर पहले से पता होता है। ठीक है, तो इस कलर के बारे में अगर हम बात करें, ये कलर बनता कैसे है जिसको हमें पहले से पता होता है। इस कलर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 मिलीग्राम प्लेटिनम कोबाल्ट को इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, 1 मिलीग्राम प्लेटिनम कोबाल्ट को इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन को 1 लीटर पानी में मिलाते हैं, तो जो कलर मिलता है उसको हम स्टैंडर्ड ट्यूब में भरते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो कलर मिला, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्यूब, इसको हम मेजर करते हैं ट्रू कलर यूनिट में, TCU। TCU स्टैंड्स फॉर ट्रू कलर यूनिट। ये किसके बराबर होता है, एक हेजन यूनिट के बराबर भी होता है, इसी को हम हेजन यूनिट भी बोलते हैं। और यही किसके बराबर होता है, जब हम 1 मिलीग्राम को ऑफ 1 मिलीग्राम को 1 लीटर में घोलते हैं। किसके 1 मिलीग्राम को, प्लैटिनम कोबाल्ट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन। ओके, स्टैंडर्ड ट्यूब हमारी कैसे बनती है, स्टैंडर्ड ट्यूब हमारी बनती है जब हम 1 मिलीग्राम पर लीटर में, मतलब 1 मिलीग्राम लेते हैं हम प्लेटिनम कोबाल्ट को इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, और इसको हम 1 लीटर में मिक्स करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक ट्रू कलर यूनिट के बराबर का कलर मिलता है, या उसी को हम एक हेजन यूनिट भी बोलते हैं। और इसी तरीके से हम 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, इस तरीके से कई सारे स्टैंडर्ड सैंपल तैयार करते हैं। ओके, तो ठीक है, ये बात हो गई। आइडिया लग गया कि हमें ये स्टैंडर्ड ट्यूब हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इनका हमें कलर पहले से पता होता है, और हमने यूनिट भी डिफाइन कर दी कि कलर को कैसे मेजर करते हैं। इन जो स्टैंडर्ड ट्यूब है इनको एक और नाम से जानते हैं, इनको दूसरा नाम है नेस्लर्स ट्यूब, है ना। इनको जो स्टैंडर्ड ट्यूब होती है इनको एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम नेस्लर्स ट्यूब। ओके, अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टिंटोमीटर। एक बॉक्स होता है जिसमें ये सारे के सारे
स्टैंडर्ड ट्यूब रखे रहते हैं। These are all the standard sample of color जिनका हमें कलर पहले से पता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टिंटोमीटर के नाम से जानते हैं। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, सैंपल लाते हैं और स्टैंडर्ड ट्यूब से मैच कराते हैं, देखते हैं इसका कलर कितना है, और हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा जो भी सैंपल आया है उसका कलर कितना है, उसको हम बता देते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हो गई कलर की, कि क्यों होता है कलर, किसकी वजह से होता है, कितने टाइप का होता है, साथ ही साथ इसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैनुअल है वो हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि देखो, जनरली हम पानी ये चाहेंगे कि जो उसका पीयू हो, है ना, वो 0 हो, जनरली पानी कलरलेस हो, है ना। बट स्टिल अगर कुछ कलर आ रहा है इसमें, है ना, तो 5 TCU तक चल जाएगा, मतलब परमिसिबल है कि 5 TCU तक अगर कलर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल कहेगा कि कोई इशू नहीं है, आप इस पानी को सप्लाई कर सकते हो। बट कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज ऑफ रिजेक्शन के लिए हमें कितना चाहिए होगा? 25 TCU। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कलर। हमने कलर जाना क्यों होता है, कैसे मेजर करते हैं, कितने टाइप का होता है ना। क्या क्या बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कलर की मेजरिंग यूनिट क्या होती है, ट्रू कलर यूनिट या उसको हेजन यूनिट भी बोलते हैं, और इसमें 1 मिलीग्राम पर लीटर प्लेटिनम कोबाल्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन हम मेजर कर मिक्स करते हैं, तब जाकर के हमारी स्टैंडर्ड यूनिट बनती है। और इन ट्यूब्स को हम नेस्लेस ट्यूब भी बोलते हैं, और जिस बॉक्स में ये सारी की सारी ट्यूब रखी रहती है उसको टिंटोमीटर बोलते हैं। जनरली ये प्रेफर किया जाता है कि पानी को जब हम सप्लाई करें तो उसका जो ट्रू कलर यूनिट हो वो 0 हो, बट स्टिल चल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के हिसाब से अगर 5 TCU तक परमिसिबल लिमिट है, पर अलाउ हम कर सकते हैं, और हम किसी को वो पानी पीने को देंगे ही नहीं जिसका क्या कहते हैं कलर 25 TCU से ज्यादा हो, है ना, मतलब वो रिजेक्शन हो जाएगा, मतलब वो सामने वाला पिएगा ही नहीं, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द कलर। टेस्ट एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें कि टेस्ट एंड ऑर्डर को कैसे मेजर करते हैं, तो देखो, हमारा ज्यादा कोई भी पानी आएगा तो हम उसको सीधे टेस्ट नहीं करने लगेंगे, पहले हम उसको ऑर्डर लेंगे उसका। अगर वो ऑर्डर फ्री है तो वी मे गो फॉर द टेस्ट। ओके, अब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई भी हम वाटर का सैंपल लाते हैं और उसमें से कोई ऑर्डर आ रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, है ना। मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो टेस्ट होगा। जनरली हमारे पास जो पानी होता है वो टेस्टलेस होता है, बट अगर उसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर आ रहा है तो डेफिनेटली इट विल हैव सम टेस्ट, है ना। बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अगर पानी से टेस्ट है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें ऑर्डर भी हो ही। ओके, तो वी फोकस मोर ऑन ऑर्डर, है ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हम पानी को सीधे उठा करके टेस्ट करना शुरू नहीं कर देंगे, है ना। फर्स्ट वी गो फॉर द ऑर्डर। ओके, तो ऑर्डर क्यों होता है पानी में, और कैसे होता है, और टेस्ट क्यों आता है? तो ऑब्वियस ही बात है, पानी के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी मौजूद है दैट कैन इजीली कॉज सम टेस्ट, गुड टेस्ट, और इट मे कॉज द बैड टेस्ट ऑल्सो।
as well as if we talk about it may, if the impurity is odorous in nature, then that impurity will cause some odor also. Okay, तो impurity मौजूद है, इसकी वजह से पानी के अंदर टेस्ट एंड ऑर्डर आ सकता है। इम्प्योरिटीज की वजह से आ सकता है हमारा टेस्ट एंड ऑर्डर। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? तो इसके मेजरमेंट के लिए अगर हम बात करें तो एक हमारा मान लो कि ये वो सैंपल है, ये हम एक सैंपल लाए हैं ए, इसका वॉल्यूम वी है, या ए ही मान लेते हैं, स्मॉल ए। सिमिलरली एक और हम सैंपल लाए हैं, ये बी है, ठीक है। ये क्या है? इसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर है, ऑर्डरस सैंपल है। अच्छा, स्पेलिंग का आप लोग देख लेना ना कि ऑर्डरस की स्पेलिंग सही है कि गलत है। और ये वाला जो सैंपल है ये ऑर्डर फ्री है। ओके, तो कैसे मेजर करते हैं? हम इन दोनों सैंपल्स को आपस में मिला देते हैं। क्या कहने का मतलब है कि हम सैंपल ए लेते हैं, सैंपल बी लेते हैं। सैंपल ए ऑर्डरस होता है, सैंपल बी ऑर्डर फ्री होता है, और सैंपल ए में हम सैंपल बी को मिलाते चले जाते हैं। तब तक मिलाते जाते हैं, तब तक मिलाते जाते हैं, इतना ज्यादा मिला देते हैं कि फाइनली जो ए प्लस बी का सॉल्यूशन तैयार होता है उसमें से हमें ऑर्डर हाईली हार्डली डिटेक्टेबल हो, मतलब उसमें से हम ऑर्डर को डिटेक्ट ही ना कर पाए। ओके, तो अब ये हमें पता चल गया, तो इसको मेजर हम करते हैं। इसको हम मेजर करते हैं थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर के नाम से, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं इसको? ओके, तो इस तरीके से हम लोग थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर को मेजर करते हैं। हम ए प्लस बी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अपने थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या रहता है इसके साथ, क्या इशू आता है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर के साथ? इसके साथ इशू ये आता है कि मान लो कि किसी की नोज का प्रॉब्लम है ना, कोई मतलब आसानी से स्मेल नहीं ले पा रहा है, तो इट वुड बी हार्ड फॉर हिम टू डिटेक्ट दैट इज देयर एनी ऑर्डर और नॉट। ओके, तो इसके लिए ये मतलब पुराना तरीका है, इस तरीके से हम लोग ऑर्डर मेजर करते थे। बट आजकल क्या टेक्निक है, आजकल किस तरीके से काम करते हैं?
ठीक है, आजकल हम लोग ऑस्मोस्कोप का यूज करते हैं। ऑस्मोस्कोप एक तरीके का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, और इससे हम लोग डायरेक्टली ऑर्डर को मेजर कर पाते हैं ना। टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट हम ऑस्मोस्कोप को पानी में इंसर्ट करते हैं और तुरंत के तुरंत ही हमें वो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर पानी का दे देता है। ओके, तो ये सारी बातें हो गई हमारे थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की या पानी के टेस्ट एंड ऑर्डर की। अब बात करते हैं कि क्या हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के हिसाब से लिमिट होनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर का वैल्यू 0 हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर हमारा जो ए सैंपल है उसमें ऑर्डर ही नहीं है ना, 0 होगा, मतलब हम यही चाह रहे होंगे कि जो हमारा सैंपल है उसमें ऑर्डर ना हो, कोई भी टेस्ट एंड ऑर्डर ना हो। तो जब ऑर्डर नहीं है तो ए डिवाइडेड बाय ए वुड बी इक्वल टू 0। वुड बी इक्वल टू 0? नो, इट वुड बी इक्वल टू 1। ओके, तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है ना। इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। ओके, इट कैन नेवर बी लेस देन 1, should be greater than and equal to 1 always। ओके, तो ये तो हो गई हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल क्या कहता है हमारा, कि जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 1 होनी चाहिए, और कॉज ऑफ रिजेक्शन के लिए हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 TON TON। ओके, तो ये सारी बातें हो गई हमारे टेस्ट एंड ऑर्डर के बारे में। ओके, अच्छा, एक और चीज बचती है अगर हम बात करें टेम्परेचर। तो देखो, अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के लिए बोले तो जनरली देखो, टेम्परेचर के साथ कोई इशू है नहीं कि टेम्परेचर किसी तरीके से पानी की क्वालिटी पे हार्म करता है। कि अगर हम गर्म पानी पी रहे हैं तो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, और पानी बहुत ज़्यादा चिल है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हमारी हेल्थ के लिए होता है। ऐसा जनरली नहीं होता अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो जनरली ऐसा कोई टेम्परेचर के लिए रूल नहीं बनाए गए। ओके, और ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा है किसी जगह पे तो देयर आर मैनी रीजंस कि पानी का हमारा टेम्परेचर कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जनरली क्या बोला जाता है कि जो भी हम पानी कंज्यूम करें उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 10 डिग्री से टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। जनरली ये रिकमेंड किया जाता है कि जो भी हम पानी कंज्यूम करते हैं उसके साथ ये इशू रहता है कि मतलब हम उसको 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसका टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा, टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है? इफ टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर 10 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो तो अगर हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने की जो क्षमता है वो दुगनी तक हो सकती है ना। तो टेम्परेचर काफ़ी मतलब कम होता है तो ये इशू आ सकता है टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा, जनरली हम टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं?
मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं, नॉर्मली सिंपल थर्मामीटर लो और उससे मेजर कर लो। बट ये तो छोटी वाटर बॉडी के लिए हो गया, बट अगर कोई बड़ी बहुत ही लार्ज वाटर बॉडी है हमारे पास, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रोकन कैपिलरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। ओके, तो ब्रोकन कैपिलरी थर्मामीटर किस लिए यूज किया जाता है? फॉर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा इसका जो डायमीटर होता है वो थोड़ा सा बड़ा रखते हैं और इसको एक डेप्थ तक इंसर्ट कराते हैं और वहां पे टेम्परेचर ये आसानी से मेजर कर लेता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर।